हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी की एक नई वीडियो में। दिस इज वीडियो 9। इसमें हम कवर करेंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज ऐसे होने वाले हैं कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में रिवाइज हो जाएगा। डेफिनेटली आपको कुछ नई चीजें देखने को भी मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, जो आपने आज से पहले सुनी भी नहीं होंगी। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको एचपी एग्जाम्स मास्टर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? मेंबर्स ऑफ लोकसभा ओनली, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ओनली, इलेक्टेड एमपीज एंड इलेक्टेड एमएलएज, ऑल एमपी एमएलए इंक्लूडेड नॉमिनेटेड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इलेक्टेड एमपीज एंड इलेक्टेड एमएलएज। देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ लोकसभा की बात करी गई है, और दूसरे में सिर्फ पार्लियामेंट यानी फिर लोकसभा प्लस राज्यसभा की बात की गई है, तो ये भी नहीं होगा। एक्चुअली जो हमारे आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 54, जिसमें हमारे पास क्या दे रखा है, इलेक्टोरल कॉलेज की बात करी गई है। इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज का क्या मतलब होता है कि इसमें बताया गया है कि कौन कौन से लोग जो हैं वोट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो इसमें क्या क्या बोले गए हैं? इसमें बोले गए हैं हमारे पास इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि हमारे क्या इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल सकते हैं हम। दूसरा हमारे पास क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट विधानसभा या स्टेट इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, या फिर हम इनको बोल सकते हैं एमएलएस। ठीक है, मेंबर ऑफ एमएलएस, बट क्या कौन से इलेक्टेड। और साथ में हमारे पास क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटी, जिसमें कौन कौन सी आती है, दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स की बात करी गई है, इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखेंगे, बड़ी बार कंफ्यूज करता है आपको नॉमिनेटेड से, क्या कि क्या नॉमिनेटेड हमारे पास वोट करते हैं राष्ट्रपति के लिए? तो आंसर क्या होगा, नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करते हैं। सिर्फ कौन से मेंबर्स वोट करते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आर्टिकल रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है, इलेक्टोरल कॉलेज है, उसके बारे में कौन सा है हमारे पास? 54 नंबर आर्टिकल बताता है। जो हमारे पास आर्टिकल नंबर दूसरे हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 52 दे रखा है। 52 क्या बताता है? एग्जिस्टेंस बताता है प्रेसिडेंट की। अगर आपसे पूछा जाए एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ पे दे रखा है, कि प्रेसिडेंट के बारे में इसमें लिखा गया है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो कहाँ दे रखा है? आर्टिकल नंबर 52। 54 में क्या दे रखा है? इलेक्टोरल कॉलेज, कौन कौन वोट करेंगे, या फिर अगर आपसे पूछे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो वो कहाँ पे आएगा? आर्टिकल नंबर 54 आएगा। ध्यान रखेंगे, अगर आपसे मैनर पूछता है, मैनर ऑफ इलेक्शन, ठीक है, तो आप आर्टिकल नंबर 55 करेंगे, तब आप 54 नहीं करेंगे। आर्टिकल नंबर 56, 56 क्या बताता है? 56 टर्म बताता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं कितने साल के लिए रहते हैं, तो 5 साल के लिए, 5 ईयर जो है उनका जनरल टर्म होता है। और आर्टिकल नंबर 60 हमें क्या बताता है? ओथ के बारे में बताता है। ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है उनकी ओथ की वर्डिंग क्या है, और कौन दिलवाता है उन्हें, प्रिसाइड कौन करता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रिसाइड करते हैं ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन है 30, 35, 40 या फिर 45। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 35। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो आर्टिकल नंबर 58 है, वो हमारा क्राइटेरिया बताता है कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो जैसे उसमें बोला गया है कि आप सिटीजन होने चाहिए। पहली बात तो किसके सिटीजन होने चाहिए? इंडिया के सिटीजन होना चाहिए। दूसरी बात ये बोली है कि आपकी जो एज है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि आप एलिजिबल होने चाहिए टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। आप मेंबर ऑफ लोकसभा होने नहीं चाहिए, बस जस्ट क्या होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए या फिर एलिजिबल होने चाहिए उसके लिए। ठीक है, आपको क्राइटेरिया फुलफिल करने चाहिए। और होल्डिंग नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि आपके पास कोई भी ऐसा लाभ का पद नहीं होना चाहिए जिससे आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलती हो, सैलरी मिलती हो, या फिर आपको कोई पर्क्स मिलते हो गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये अगर 4 क्राइटेरिया कोई इंसान फुलफिल करता है, तो वो डेफिनेटली क्या बन सकता है? प्रेसिडेंट बन सकता है। जैसे अभी तो यहाँ पे क्या पूछा, प्रेसिडेंट की एज पूछी है, ऐसे ही आपको और चीजें भी पूछ सकते हैं, और लोगों की भी एज पूछ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास राज्यसभा का मेंबर अगर आपको बनना है, तो आपको मिनिमम एज कितनी चाहिए? 30 ईयर्स चाहिए। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है, तो आपको मिनिमम एज कितनी चाहिए? सॉरी, 25 चाहिए, 25 ईयर। अगर आपको पंचायत या फिर म्युनिसिपैलिटी का मेंबर बनना है, तो आपको मिनिमम एज कितनी चाहिए? 21 ईयर्स। ध्यान रखेंगे, हमारी वोटिंग एज 18 है, बट अगर आपको पंचायत इलेक्शन लड़ना है या फिर म्युनिसिपैलिटी में इलेक्शन लड़ना है, तो आपको मिनिमम एज कितनी चाहिए? 21 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर या फिर वाइस प्रेसिडेंट। तो आंसर क्या आएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये किसमें लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 60 में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 60। तो जैसे हमने प्रेसिडेंट क्या किया, हम और भी देख लेते हैं। अगर प्रेसिडेंट की ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट होता, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? तो खुद प्रेसिडेंट ही एडमिनिस्टर करते हैं।
ठीक है? इसी तरह प्राइम मिनिस्टर होता है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, ठीक? तो उसकी भी प्रेसिडेंट ही करते हैं एडमिनिस्टर। गवर्नर्स, जो स्टेट के गवर्नर होते हैं, उनके कौन करेगा? यहाँ आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट का क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। गवर्नर का क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जिस स्टेट में है वहाँ के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो एडमिनिस्टर करेंगे ओथ गवर्नर की। और मान लो कोई जज है हाई कोर्ट का या फिर सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का नहीं सुप्रीम कोर्ट का, तो उनकी कौन प्रिसाइड करेंगे? प्रेसिडेंट प्रिसाइड करेंगे, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, वो कहाँ पे है? तो टर्म ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में दे रखी है? 56 में दे रखी है। तो टर्म कितनी होती है? 4 साल। मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल या फिर 7 साल। तो ऑप्शन राइट है 5 ईयर्स। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ध्यान में रखेंगे कि जो राष्ट्रपति की सीट है वो कभी भी वैकेंट नहीं हो सकती, क्योंकि राष्ट्रपति जो है हमारी सबसे हायर पोस्ट है, ये कभी भी हम जो है वेकेंट नहीं छोड़ सकते। जो हमारे राष्ट्रपति का मान लो 5 साल हमने टर्म रखा है, ठीक है? मान लो यहाँ से उन्होंने ऑफिस जो है अपना एक्वायर करा इस डेट से, उससे नेक्स्ट 5 ईयर उनका जो है टर्म चलेगा। तो जो नेक्स्ट उनका सक्सेसर होगा ना, वो उनका इलेक्शन पहले ही करवा लिया जाएगा इनका टर्म खत्म होने से पहले ही। और ये तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक उनका सक्सेसर जो है ऑफिस का चार्ज नहीं ले लेता। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मान लो किसी वजह से इलेक्शन डिले भी हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि 5 साल के बाद वो जो है सीट खाली कर देंगे। कभी भी वेकेंट नहीं रहेगी प्रेसिडेंट की पोस्ट। आर्टिकल नंबर 56 में ये था। आर्टिकल नंबर 57 भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, उसमें क्या है? री इलेक्शन की बात की गई है। जैसे आपने सुना होगा कि यूएसए में कोई इंसान सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है? बट हमारे यहाँ पे क्या है? री इलेक्शन पॉसिबल है। कोई व्यक्ति कितनी मर्जी बार, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स क्या बन सकता है? प्रेसिडेंट बन सकता है। कोई ऐसा मौका नहीं होगा या फिर उसको जो है लिमिट किया जा सके। यहाँ पे कोई ऐसी लिमिट नहीं है इंडिया में। अगर आपसे पूछ ही लिया जाए कि कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं कि जिसमें जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो क्या हो सकती है? वेकेंट हो सकती है। तो कौन कौन सी हो सकती है? एक तो भाई सडन डेथ हो सकती है। अगर सडन डेथ हो जाती है तो कौन उनकी जगह काम करेगा? वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है? दूसरी चीज क्या हो सकती है? वो रिजाइन दे सकते हैं। अगर मान लो उन्होंने रिजाइन दिया तो वो रिजाइन अपना किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को ही देते हैं, ठीक है? तीसरी चीज क्या हो सकती है कि उन्हें क्या कर दिया जाए? इम्पीच कर दिया जाए, हटा दिया जाए उनकी सीट से। ये किसमें लिखा है? आर्टिकल नंबर 61 में लिखा है, इम्पीचमेंट प्रोसीजर। तो ये कुछ चीजें जो है आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। आर्टिकल 52 स्टेट्स। आर्टिकल 52 क्या बताता है? मैंने आपको बताया था पहला ही आर्टिकल प्रेसिडेंट का क्या है? आर्टिकल नंबर 52 जो क्या बताएगा हमें कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। थोड़े इसमें और बता देता हूँ। 52 में क्या बताया है? देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके बारे में बताया है, प्रेसिडेंट के बारे में। 53 में क्या बताया है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं यूनियन की, वो किसमें होंगी? राष्ट्रपति में होंगी। पावर्स ऑफ यूनियन वो किसमें होंगी? प्रेसिडेंट में होंगी। और आर्टिकल नंबर 54 ये क्या बताता है? इलेक्शन के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 55 ये क्या बताता है? मैनर ऑफ इलेक्शन के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 56 ये क्या बताता है? टर्म के बारे में बताता है। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, याद हो जाए। आर्टिकल नंबर 58 क्या बताता है? क्राइटेरिया बताता है। क्योंकि जो प्रेसिडेंट के आर्टिकल नंबर्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इनसे जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन। अभी मैंने आपको बताया जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है किसमें होती है? प्रेसिडेंट में होती है। कौन से आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल नंबर 53 में। आप ऊपर जाके देख सकते हैं आर्टिकल नंबर 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन किसमें वेस्टेड है? प्रेसिडेंट में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जो इलेक्टोरल कॉलेज है वाइस प्रेसिडेंट का, उसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक? तो देखो यहाँ पे क्या है? इलेक्टेड एमपीज ओनली, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए या इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ एमपीज एमएलए। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि एमएलए इंक्लूड नहीं होते। एमएलए किस में इंक्लूड होते हैं? सिर्फ राष्ट्रपति के इलेक्शंस में। अब बात बची एमपी की। तो यहाँ पे एमपीज कौन से हैं? इलेक्टेड है सिर्फ, ठीक है? तो ये नहीं होगा राइट आंसर। बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी कि इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिनिमम एज फॉर वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन नंबर ए 30 ईयर्स, 35, 40 या फिर 45। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 35। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझा देता हूँ। बड़े लोगों को लगता है कि जैसे जब हम क्राइटेरिया याद करते हैं ना, प्रेसिडेंट का क्राइटेरिया याद करते हैं, तो प्रेसिडेंट का क्राइटेरिया क्या होता है? इंडियन होने चाहिए, 35 ईयर एज होनी चाहिए और एलिजिबल होने चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। और जब हम वाइस प्रेसिडेंट के क्राइटेरिया याद करते हैं तो होते हैं इंडियन होने चाहिए
और राज्यसभा के लिए क्या होने चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए। अब जब हम राज्यसभा सोच लेते हैं ना, तो कई बार सोच लेते हैं कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए ना 30 ईयर एज चाहिए होती है, तो शायद वाइस प्रेसिडेंट का बनने के लिए भी 30 ईयर एज चाहिए होगी। पर ध्यान रखेंगे वाइस प्रेसिडेंट को क्या काम करना है, अगर प्रेसिडेंट अपनी जगह खाली कर देते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट को ही प्रेसिडेंट का काम करना है। तो वाइस प्रेसिडेंट की एज कितनी होती है, 35 ही होती है मिनिमम एज, तो ध्यान रखेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 66 का 3 में, जो क्राइटेरिया दे रखा है वाइस प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो, उपराष्ट्रपति पदेन क्या होते हैं। ठीक है, तो हमें पता ही है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं और वो अपना चार्ज जो है ले लेते हैं ऑफिस का, वैसे ही उन्हें क्या ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब क्या है कि जो व्यक्ति चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। बट ऐसा तो नहीं है, वाइस वर्सा, इजी करने के लिए बता रहा हूँ। जो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट चुना जाएगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाएगा। बड़ा ही ईजी सा ये। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या, जैसे अब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा, वो राज्यसभा में बैठेगा, ठीक है, प्रिसाइड करेगा हाउस को, डेकोरम मेंटेन करेगा। तो राज्यसभा में जैसे वोटिंग होती है, तो क्या वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा में वोट कर सकता है। तो ध्यान रखेंगे जनरली जो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो वोट नहीं कर सकते। बट अगर टाई हो जाए, ठीक है, कोई सोल्यूशन ना ही निकले या फिर कोई विनर ना ही निकले, तो कास्टिंग वोट जो है वो डाल सकते हैं कौन, वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको सैलरी किसकी मिलती है, एज अ वाइस प्रेसिडेंट या फिर राज्य चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो सैलरी जो है वो एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मिलती है, नॉट एज अ वीपी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आर्टिकल रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पे दे रखे हैं। आर्टिकल नंबर 60 ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, आर्टिकल नंबर 72 ये पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट है, ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। तो हमारे पास राइट आंसर क्या बता, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आर्टिकल नंबर 63, जिसमें जैसे हमारे पास आर्टिकल है प्रेसिडेंट का, वैसे ही हमारे पास आर्टिकल है वाइस प्रेसिडेंट का उनकी एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, जैसे देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वैसे ही है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय, प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है। ये रिमूव शब्द इस्तेमाल नहीं होता, इम्पीच शब्द इस्तेमाल होता है। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, तो ऑप्शन ए है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके, सुप्रीम कोर्ट से, या फिर इम्पीचमेंट प्रोसीजर फॉलो करके, या फिर पीएम की एडवाइस से। तो ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर सी इम्पीचमेंट से। तो हम यहाँ पे सीख लेते हैं कि राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट कैसे होता है। तो हमारे जो आर्टिकल 61 है वो किससे डील करता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, कैसे उनको किस बेसिस पे क्या किया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है। तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान में रखेंगे सिर्फ एक ही शब्द हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर राष्ट्रपति वायलेट करेंगे हमारे संविधान को तभी उन्हें इम्पीच किया जा सकता है। वायलेशन है क्या, ये किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सिर्फ एक ही, अगर आपको बड़े सारे ऑप्शंस दे दिए तो भी आपने नहीं मानने, आपने सिर्फ एक ही शब्द मानना है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे हटाया जा सकता है। ठीक, दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो क्या करना होता है, पहले एक मोशन स्टार्ट करना होता है। ये लोकसभा या फिर राज्यसभा कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है। जो 1/4 मेंबर है लोकसभा या राज्यसभा के, वो एक मोशन लेके आते हैं, 1/4 मेंबर उस पे साइन करते हैं, ठीक है, कि हम क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। फिर वो किसको दिया जाता है, जो भी इनका चेयरमैन होता है उसको देते हैं। लोकसभा में जाएगा तो लोकसभा के चेयरमैन के पास देंगे या स्पीकर के पास देंगे, ठीक है। राज्यसभा में जाएंगे तो राज्यसभा के चेयरमैन पे जाएंगे, ठीक है। जब वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर जो प्रेसिडेंट है उनको 14 डे का क्या दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि जी ऐसे ऐसे हम मोशन लेके आ रहे हैं आपके खिलाफ, आप जो है जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं इसको डिफेंड करने के लिए आप ले सकते हैं, चाहे आप लॉयर कीजिए चाहे खुद एक्सप्लेन करिए, आपको 14 दिनों का क्या दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जिस हाउस से ये स्टार्ट हुआ है, मान लो लोकसभा से स्टार्ट हुआ है, तो लोकसभा में भी क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास करवाना पड़ेगा इम्पीचमेंट प्रोसीजर को। तो हमारे पास क्या है, 2/3, और राज्यसभा से भी क्या स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास करवाना पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, 2/3 मेंबर, ठीक है, कौन से टोटल। जो हमारा आर्टिकल नंबर 61 है ना, इसकी स्पेशल मेजोरिटी जो है ना वो अलग है थोड़ी, आर्टिकल नंबर 368 वाली स्पेशल मेजोरिटी से। जो आर्टिकल नंबर 61 की स्पेशल मेजोरिटी है, ये क्या बोलती है, 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स, जितने भी मेंबर हैं उनकी 2/3 जो है होनी चाहिए आपके पास वोटिंग, तब जो है हम इम्पीचमेंट प्रोसीजर कंप्लीट मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इम्पीचमेंट चार्ज कैन बी इनिशिएटेड बाय, कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, अभी मैंने बताया आइदर हाउस से, लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकता है, राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेसिडेंट एड्रेस पार्लियामेंट, एड्रेस इसका मतलब होता है एक तरह से भाषण देना, ठीक है। राष्ट्रपति सांसद को संबोधित करता है कब, किस मौके पे राष्ट्रपति संबोधित करते हैं पार्लियामेंट को, हर एक सेशन में, फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन,
एंड ईच ईयर ओनली बजट सेशन या नेवर मैंडेटरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो जो राष्ट्रपति है, जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं, मतलब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, तो जैसे ही नई सरकार बनती है और पहला सेशन लेके आया जाता है लोकसभा का, तब जो राष्ट्रपति है वो क्या करते हैं? स्पीच देते हैं अपनी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 87 में लिखा हुआ है, स्पेशल स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट। कब देते हैं स्पीच? जब पहला सेशन होता है लोकसभा का। ठीक है। दूसरा मौका क्या होता है? जैसे ही नया साल स्टार्ट होता है, जो हमारा बजट सेशन होता है जनरली, उसकी शुरुआत में भी क्या करते हैं, जो राष्ट्रपति हैं वो स्पीच देते हैं, ठीक, पूरे सदन के लिए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ इसमें कि क्या होता है कि जब बजट होता है ना, बजट या फिर हमारे पास लोकसभा का जनरल इलेक्शन के बाद पहली स्पीच होती है, तो जो स्पीच है ना वो कैबिनेट लिख के देती है। जो राष्ट्रपति बोलते हैं ना वो कौन लिख के देता है? कैबिनेट लिख के देता है। ठीक है। उसके बाद एक थैंक यू मोशन लेके आया जाता है। थैंक यू मोशन, मतलब जो लोग हैं, मेंबर्स हैं हाउस के, वो क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं जो भी स्पीच हुई होती है, और उसके बाद उस पे क्या करी जाती है? वोटिंग करी जाती है। अगर जो वोटिंग क्या हो जाती है? फेल हो जाती है, मतलब कि जो मोशन ऑफ थैंक्स है वो पास नहीं हो पाता है, तो क्या होता है? इसको भी क्या माना जाता है? लॉस माना जाता है इसका, मेजोरिटी का। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको क्या करना पड़ता है? रिजाइन देना पड़ता है। तो ये भी होती है एक चीज, शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर। तो राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर 72, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट फॉलो। राष्ट्रपति के चुनाव किस पद्धति के से होता है? तो ये अलग अलग मेथड्स हमारे पास दे रखे हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट। फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब होता है, मान लो 100 वोटें हैं, ठीक है, ए को जो है कितनी पड़ी? 75 पड़ी। बी को कितनी पड़ी? 74 पड़ी। तो जो सबसे ज्यादा होगा वो जीत जाएगा, ए जीत जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास द पोस्ट, कि पहले कौन पहुंचा वहां पे, पहले किसने पार किया। ठीक। दूसरा है बी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। जो हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, इनमें कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल नंबर 55 में दे रखा है, जो मैं बता रहा था, मैनर ऑफ इलेक्शन, उसी में दे रखा है ये। ओपन बैलेट या नॉमिनेशन, तो ये नहीं है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, वैल्यू ऑफ एमएलए डिपेंड्स अपॉन। तो एमएलए की जो वोट की वैल्यू होती है, जब मैंने अभी बताया कि जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो सारे एमएलए भी उसमें वोट करते हैं, तो सभी एमएलए की वोटिंग की जो वैल्यू होती है ना वो एक जैसी नहीं होती। वो किस पे डिपेंड करती है? तो वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है, जहां से वो आ रहे होते हैं ना एमएलए, वहां पे कितनी उनके स्टेट में पॉपुलेशन है उस पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्टेट पॉपुलेशन। इसका एक फॉर्मूला होता है कि जैसे टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 1971 की लेते हैं, अभी जो 1971 में सेंसस हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन रहेगी वो इस्तेमाल करते हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमएलए। ठीक है, टोटल एमएलए है कितने? जैसे मान लो हमारी 68 लाख हो, ठीक है, और हमारे एमएलए कितने हैं? 68। तो हम क्या करेंगे? 68 को डिवाइड कर देंगे इससे। अब ये नंबर बहुत बड़ा आएगा, ठीक है, 1 लाख के आसपास आएगा, तो हम इसको क्या कर देते हैं? छोटा करने के लिए 1000 से डिवाइड भी कर देते हैं। जैसे 1 लाख और 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ 100। तो हमारा जो एमएलए है हिमाचल का, उसके वोट की वैल्यू क्या होगी? 100 होगी। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ के एमएलए की वोट वैल्यू होती है? तो यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो सबसे ज्यादा वोट वैल्यू कहाँ के एमएलए की होगी? यूपी की। तो 208 वैल्यू है वहां पे। ठीक है, सबसे कम भी पूछ सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम है, सिर्फ 8। एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी है? सिर्फ 8। ये इसलिए किया गया है ताकि जो रिप्रेजेंटेशन है वो बनी रहे लोगों की प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो आर्टिकल नंबर 74 का 1 है, ठीक है, उसमें ये 74 या 74 का 1, उसमें ये दे रखा है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसके हेड कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या करेगी? एड एंड असिस्ट करेगी, एडवाइस करेगी। किसको? प्रेसिडेंट को। क्वेश्चन नंबर 19, द आर्टिकल 74 विद अनुच्छेद 74 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अभी मैंने बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। क्वेश्चन नंबर 20, कैन प्रेसिडेंट रिटर्न अ मनी बिल। क्या राष्ट्रपति मनी बिल को वापस कर सकते हैं? तो आंसर है नो। राष्ट्रपति जो धन विधेयक होता है उसे वापस नहीं कर सकते। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 111 है, इसमें ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट किसी बिल को क्या कर सकते हैं? रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं वापस से। जैसे उनके पास आता है लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पास होकर आया, फिर क्या आएगा? वो प्रेसिडेंट के पास आएगा पास होने के लिए। प्रेसिडेंट उसे रिकंसिडरेशन के लिए कहाँ भेज सकते हैं? लोकसभा राज्यसभा में वापस भेज सकते हैं। ठीक है, अगर वो चेंजेस करके दोबारा से प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं तो उनको डेफिनेटली उसको जो है अपना एसेंट जो है देना ही पड़ता है, कंसेंट। अब होता क्या है कि जो मनी बिल है, जो कि 109 में है, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें 109 में क्या दे रखा है कि ये रिकंसिडरेशन की पावर यहाँ नहीं चलेगी मनी बिल में। यहाँ पे क्या होगा? मनी बिल जो है पहले ही प्रेसिडेंट की अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है।
जिसकी वजह से ये पावर यहाँ पे एक्सटेंड नहीं होती है। अच्छा, अगर आपसे यहाँ तो ये पूछ लिया, अगर आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में पूछा जाए, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ना, उनके पास 3 तरह की वीटो पावर होती है। या तो वो अपना एक्सेंट दे दें, ठीक है, जो कंसेंट है वो दे दें, या फिर उसको क्या कर लें, विथहोल्ड कर लें, अपने पास ही रोक के रखें, ठीक है, या फिर वो क्या करें कि उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है ना, उसमें क्या है, ना तो वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, ना ही उसे क्या कर सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है और जो प्रेसिडेंट है उनको उस पे अपना कंसेंट जो है देना ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21, वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल रेजोल्यूशन रिक्वायर्स, क्या चीज़ चाहिए होती है? तो जो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल रेजोल्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? राज्यसभा से स्टार्ट होता है। विद कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है? इफेक्टिव मेजोरिटी, ध्यान रखेंगे कौन सी मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, प्लस लोकसभा का क्या चाहिए होता है? एग्रीमेंट चाहिए होता है थ्रू सिंपल मेजोरिटी। ये दोनों ही कंसेप्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, सिंपल मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? 50% से ज़्यादा वोट होने चाहिए उन लोगों के जो उस समय हाउस में प्रेजेंट हैं और क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? इफेक्टिव मेजोरिटी होती है 50% से ज़्यादा वैल्यू वोटिंग होनी चाहिए किसकी, जो देन देन मेंबर्स हैं। देन मेंबर्स का मतलब जो उस समय फील्ड है। अगर टोटल मेरी वैकेंसी है उसमें से हम माइनस कर देंगे, टोटल जो सीट्स हैं उनमें से वैकेंसीज अगर माइनस कर देंगे तो वो हो गए देन मेंबर्स। और उसके बाद तो एक स्पेशल मेजोरिटी होती है जिसमें हमारे पास क्या चाहिए होते हैं, 2/3 मेंबर्स चाहिए होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी अंडर, आपातकालीन घोषित करने का अधिकार किस किस में है? आर्टिकल 352 इसको क्या बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल। आर्टिकल 360 इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्प्यूट रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डिसाइडेड बाय, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के दौरान कोई डिस्प्यूट आ जाता है जो कि आर्टिकल नंबर 71 में लिखा हुआ है, तो उसे कौन सॉल्व करवाएगा? तो इलेक्शन कमीशन नहीं, बी पार्लियामेंट नहीं, सी सुप्रीम कोर्ट। राइट आंसर डी पार्लियामेंट नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास पावर है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान तो वो सीधे कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, मैनेज करता है सारी की सारी प्रोसेस को, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 22, कैन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, बिल्कुल उन्हें बनाया ही इसलिए किया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है जब प्रेसिडेंट ना हो वो उनकी जगह काम करे। नो, ये तो गलत है। ओनली ड्यूरिंग वैकेंसी, ओनली ड्यूरिंग एब्सेंस, बोथ बी एंड सी। तो इन दोनों में काम कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी जो है बेटर ऑप्शन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25, प्रेसिडेंट इज, राष्ट्रपति हैं, रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ जुडिशरी, हेड ऑफ लेजिस्लेचर। तो राइट आंसर क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो जो कार्यपालिका है उसके हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, बट वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, वो किसकी सलाह से चलेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर की सलाह से चलेंगे। इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, इंपीचमेंट मेजोरिटी रिक्वायर्स, इंपीचमेंट के लिए कौन सी मेजोरिटी की जरूरत होती है? सिंपल मेजोरिटी नहीं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखो ये अलग अलग है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करवाना है 368 में तो ये वाली चल जाएगी। अगर आपको इम्पीचमेंट करवाना है आर्टिकल 361 में तो कौन सी चलेगी, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। ये डिफरेंस है दोनों स्पेशल मेजोरिटीज में। क्वेश्चन नंबर 27, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा, क्या प्रेसिडेंट लोकसभा को भंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किसकी एडवाइस पे, खुद की एडवाइस से। खुद का तो इनका कुछ है ही नहीं। ऑन पीएम एडवाइस बिल्कुल सही, ऑन सीजेआई एडवाइस नहीं, पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, कैन प्रेसिडेंट वोट इन राज्यसभा, क्या वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा में वोट कर सकते हैं? यस, ऑलवेज नहीं, नो नहीं, ओनली इन टाई। ठीक है, अभी मैंने आपको कास्ट वोट के बारे में बताया था। कास्टिंग वोट जब टाई हो जाता है या फिर कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता तो क्या किया जाता है, कास्टिंग वोट डलवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर, राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अगर हमें टेम्परेरी कोई रूल लेके आना हो और कोई भी जो हमारे पास हाउस है ये दोनों में से एक वो नहीं है हमारे सेशन में, तो क्या है, टेम्परेरी जो है 6 महीने के लिए एक लॉ जो है पास कर दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो वो किसमें है, आर्टिकल 123। ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे हम बोलते हैं नहीं 1 2 3 करके, फटाफट से 1 2 3। तो वैसे ही अगर हमें फटाफट में जल्दी जल्दी में कोई लॉ चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस पास करते हैं। तो वो किसमें आता है, आर्टिकल 123। क्वेश्चन नंबर 30, इफ द प्रेसिडेंट रिजाइंस, रेजिग्नेशन एड्रेस टू, अगर प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देना चाहे तो किसको देते हैं? तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मोस्टली हमने मेजरली ऑल सारे क्वेश्चन जो कि वनडे के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डिस्कस किए हैं। ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें।